मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने फिर उठती है माटी की लौ पाठ को इसके पूर्व के वीडियो में आपने पढ़ा। उस वीडियो के माध्यम से आप पाठ को लेकर जान पाए कि आज भी भारतीय संस्कृति व समाज में मिट्टी से बने वस्तुएं, मूर्तियां तथा साज सज्जा के वस्तुएं की महत्ता काफ़ी अधिक है। साथ ही हमारे कुम्भकार जो मिट्टी से अधिक आकर्षक मनमोहक शिल्पकारिता तथा कलाकारिता को प्रदर्शित करते हैं, वह काफ़ी देश स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर सराहा जाता है। आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में, व्यवहार में अधिक से अधिक मिट्टी से बने वस्तुएं का उपयोग किया जाना चाहिए एवं उनकी कला और शिल्प को सराहा जाना चाहिए। इसके बावजूद जब दुनिया में और ख़ासकर हमारे देश में, हमारी संस्कृति और समाज में मिट्टी से बने वस्तुएं, मिट्टी से बनी मूर्तियां एवं अन्य शिल्प और कला को सराहा और पसंद किया जाता है, उसके बावजूद आज भी कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कुम्भकार जितनी मजबूत होने चाहिए उतने रूप से वे सक्षम नहीं हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आसपास, अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में कुम्भकारों की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, उनके कला और उनके शिल्प को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए पाठ के शेष भाग को इस वीडियो में पढ़ते हैं। माटी से जो बने अप्रतिम, काफी बेजोड़, काफी सुघड़, अच्छा जो काम करते हैं, उनको हम सबों के द्वारा प्रशंसा और उनको हम सब रेखांकित कर रहे हैं। इनके बनाए अद्भुत चित्रों, भित्ति चित्रों और मूर्ति शिल्पों की एक बहुत बड़ी दुनिया सामने आई है। यह दुनिया अपने रंग रूप में ही नहीं बड़ी है, उस अद्भुत सौंदर्य बोध में भी बड़ी है जिसे हमारे लोकमानस ने सदियों से अर्जित किया है। माटी की मूर्तियां बनाने वाले हमारे कई कलाकार भारत महोत्सव में विदेश भी हो आए हैं और अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है। पर यह तो संजोग मात्र था, वे अपनी कला का सृजन किसी प्रलोभन से नहीं करते रहे हैं। पुनः लेखक दोहराते हैं कि हमारे यहाँ जो कलाकारिता है, जो माटी से जो शिल्पकारिता है, इसकी महत्ता सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेश स्तर पर जो महोत्सव आयोजन हुआ विदेश, वहाँ से भी हमारे कलाकार और शिल्पकार वहाँ से आए हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि किसी प्रलोभन से हमारे कुम्भकार या शिल्पकार वहाँ गए थे। वह कोई संजोग है कि ऐसा वह अपने सृजन दिखाने को एक उन्हें मौका मिला और इन चीज़ों का प्रदर्शन लोगों को चमत्कृत किया, बहुत लोगों को भाया। सच्चाई तो यह है कि वे स्वयं उसे कला भी नहीं मानते रहे हैं, अपने जीवन का ही एक अभिन्न अंग मानते रहे हैं। संग्रहालयों और एम्पोरियमों में पहुंचकर वे भले थोड़ा बहुत अलग ढंग से सोचने लगे हों, पर मूल रूप से तो उनमें माटी ही बसी है। लेखक बताते हैं कि आज भी हमारे जो कुम्भकार हैं, इतनी अच्छी कलाकारिता उनके अंदर है, लेकिन फिर भी उसे कला नहीं बल्कि वह एक रोजमर्रा समान क्रिया उसको समझते हैं। और अब संग्रहालय में और एम्पोरियमों में, एम्पोरियम बोलते हैं जो शिल्पकार का एक या छोटे समूहों के द्वारा जो चीनी मिट्टी से वस्तुएं बनाते हैं और रखते हैं, तो ऐसे संग्रहालय और एम्पोरियमों में भी पहुंच जब कलाकारों का एक या छोटे समूह काम करते हैं, तो वहाँ तक अब यह मौका मिल गया है कि कुम्भकार के द्वारा बनी हुई आकर्षक वस्तुएं वहाँ लोगों को देखने के लिए और उनकी कला को जानने के लिए रखी जाए। उसके बावजूद भी हमारे कुम्भकार इस कला को समान क्रिया और समान जीवन का अंग मानते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। पर मूल रूप से तो उसमें माटी ही बसी है और लेखक बताते हैं कि कुम्भकार के हृदय में माटी के साथ बहुत ही आत्मीय स्नेह है, प्रेम है और सामान्य रूप से वह अपने कलाकारिता को लोगों के समक्ष रखते हैं, उनमें किसी तरह का अहम नहीं है। आगे बताते हैं, उड़ीसा में बनने वाली खपरेलों में चिड़ियों की आकृतियां देखकर शहरी दर्शक भले ही चकित और विस्मित होते हों, पर जहां वे बनती है वहां बनाने की शुरुआत बड़ी सहजता से हुई थी। उड़ीसा की बात की जा रही है, वहां जो
खपड़ेलों में, खपड़े में जो चिड़िया की आकृतियां बनती है, देखने वाले को काफ़ी आकर्षित करती है। लेकिन बनाने वाले के लिए या जहां बनाया जाता है बिल्कुल सहज प्रक्रिया समझा जाता है और सहज महसूस किया जाता है। माटी की चीज़ों की यह एक विशेषता है कि वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती। आप भी जानते हैं कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, पर माटी की वे चीज़ें जो अच्छी तरह पका ली गई हो, जिसको आप टेराकोटा के रूप में जानते हैं, वे तो सैकड़ों साल भी चल जाती हैं। शौक की खुदाई में माटी की जो नन्ही नन्ही मूर्तियां और सजात्मक चीजें मिली थीं, वे मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। तो ऐसे जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई चीजें होती है उसकी लाइफ तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यदि उसको टेराकोटा अर्थात अच्छा से पका दिया जाता है, चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तब उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। और लेखक बताते हैं कि मथुरा के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है जो सजात्मक चीजें मिली है। कहाँ? शंख की खुदाई में, और उन चीजों को संग्रहालय में रखा हुआ है। वहां भी देशी विदेशी दर्शक उसको देखकर मुग्ध हो जाते हैं, जो सैकड़ों वर्षों पहले बनी हुई वो चीजें हैं। माटी की वस्तुएं का कारोबार अब कुछ ज्यादा बढ़ा है और कुछ चीजें तो विदेश भी जाने लगी है। कई नए मेले भी शुरू हुए हैं जो माटी की वस्तुएं को प्रमुखता देते हैं। सूरजकुंड का मेला एक ऐसा ही मेला है जो प्रतिवर्ष दिल्ली के पास लगता है। सूरजकुंड का मेला, जहां मिट्टी से बने शिल्पकारों के द्वारा बने वस्तुएं, मूर्तियां, प्रतिमा को वहां पर उपलब्ध होती है और उस मेले में लोग लाते हैं। उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिक मेला, वहां भी शिल्प कारिकारिता मिट्टी से किया हुआ उपलब्ध होता है। पर माटी की चीजें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं। कोई ऐसा मेला ना होगा जहां माटी से बने खिलौने या माटी से बनी मूर्तियां बिक्री के लिए ना आती रही हों। आप भी देखते हैं अपने घरों गांवों के आसपास छोटे छोटे जो हाट बाजार होते हैं, वहां भी मिट्टी से बनी वस्तुएं बिकने के लिए आती हैं और उन चीज़ों को हम खरीदते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ों को ले जाते हैं। संभवतः देश में कोई ऐसा गांव न होगा जहां कुम्हकारों का एक घर न रहा हो और उसके घर के पास ही एक आवा न रहा हो। शहरों और कस्बों में भी कुम्हकारों के घर रहे और आज भी हैं। इनकी दुनिया कहीं कहीं तो बड़ी है और कहीं कहीं बिल्कुल सिमटती गई है। लेखक बताते हैं कि कुम्हकार की जो जाति है, कुम्हकार जो मिट्टी से काम करते हैं, वे हमारे देश के हर एक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, हर एक गाँव में, हर एक क्षेत्रों में उपलब्ध हैं और उनका घर हमारे आसपास मिलता है। और उनके घर के पास आवा, जिसमें हम लोग देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे कि मिट्टी से बनी वस्तुएं को, कच्ची मिट्टी से बनी वस्तुएं को आग में पकाया जाता है, उसको आवा बोला जाता है और वह भी कुम्हकार के घर के पास होता है और उस तरह से मिट्टी से बने वस्तुएं को, चीज़ों को पकाते हैं और उससे उसकी लाइफ, उसका जीवन बढ़ जाता है। शहरों और कस्बों में भी कुम्हकार होते हैं और आज भी वे अपनी शिल्पकारिता जारी रखे हैं। इनकी दुनिया कहीं कहीं तो बढ़ गई है, थोड़ा सा ये विस्तार लिया है, लेकिन कहीं कहीं काफ़ी सिमट गई है और अब उनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक जो लाभ चाहिए, जो ज़रूरत है जीविकोपार्जन के लिए, वह भी जब नहीं मिल पाता है तो बहुत सारा परिवार अब यह काम धीरे धीरे छोड़ रहा है और सिमटते जा रहा है। इनकी कलाकारिता और मिट्टी से बनाने की जो प्रक्रिया है। माटी के कुल्हड़ों की जगह कागज की गिलास आ गए, पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेशों में चाय की दुकानों पर आज भी छोटे बड़े कुल्हड़ों में चाय मिलती है। कई स्टॉल ऐसे भी मिलेंगे जो कांच का गिलास भी रखते हैं और साथ ही कुल्हड़ भी। माटी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बना हुआ है। सच पूछिए तो यह इस देश से जाएगा भी नहीं और उसे जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फेंका हुआ माटी का कुल्हड़ अन्य चीजों की बनिस्बत कम गंदगी पैदा करता है। ज्यादा से ज्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है, जो अंततः माटी में ही मिल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि माटी के कुल्हड़ की जगह कागज, प्लास्टिक के अब गिलास भी मिलने लगे हैं और उसका उपयोग भी बहुत होने लगा है। पर बंगाल से लेकर देश के अनेक प्रदेश में अभी भी आप जब देखेंगे तो चाय की दुकानों में मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग किया जाता है और लोगों के द्वारा वह पसंद भी किया जाता है।
मिट्टी के कूलर में चाय पीना बहुत ही स्वादिष्ट भी महसूस होता है। कई स्टॉल पर कांच का गिलास के साथ साथ कुल्हड़ भी रखे होते हैं। माटी के बर्तनों के प्रति यह जो लगाव है अभी भी बना हुआ है और सच पूछिए हमारे देश में बना भी रहेगा, जाएगा भी नहीं और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोंधी माटी है उसकी जो महत्ता है हम सब महसूस करते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे परिवेश में रचा बसा है और उसे हम बरकरार रखेंगे। हम सबों की भी कोशिश होनी चाहिए। और एक और बात उसमें लेखक ध्यान दिलाते हैं कि प्लास्टिक, कागज से बनी वस्तुएं जब उपयोग के बाद फेंक दी जाती है तो हमारे आसपास पर्यावरण को वह दूषित करते हैं, लेकिन जब कुल्हड़ या मिट्टी से बने वस्तुएं जब टूट फूट कर छितरा जाता है तो वह मिट्टी में ही मिल जाता है और वह प्रदूषण जो हमारे वातावरण को, हमारी मिट्टी को वह उस तरह से नहीं करता जिस तरह से प्लास्टिक का, गिलास का या अन्य चीज़ों से बने हुए चीज़ें हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मिट्टी की चीज़ों से बने हुए वस्तुएं का अधिकाधिक प्रयोग करें और उसे फैलाव दें। माटी को पकाने की तरह तरह की विधियां रही हैं। अलग अलग जगहों की माटी की गुण दोष भी बहुत से बताए गए हैं। कुछ इलाकों की काली मिट्टी से बनने वाले बर्तनों का एक अपना ही स्वरूप है। बहुत परिष्कृत ढंग से पका ली गई चीजें सेरेमिक या स्टूडियो पॉटरी के क्षेत्र में आ जाती है, पर अंततः है तो वे भी माटी की ही। तो अलग अलग मिट्टी होती है और उसकी खूबियां भी होती है। कुछ काली मिट्टियां, उससे बनी हुई वस्तुएं जब उसको पका दी जाती है और परिष्कृत कर दी जाती है तो चीजें सेरेमिक या स्टूडियो पॉटरी के क्षेत्र में आ जाती है। कहने का मतलब है कि उन चीजों को जो हमारे कुम्भकार के एक या छोटे समूहों के द्वारा बने हुए वस्तुओं को जो हम रखते हैं वह स्टूडियो पॉटरी के क्षेत्र के रूप में उसको सजो कर रखा जाता है, चीनी मिट्टियों से बने हुए वस्तुएं को। और लेकिन एक बात कि आखिर तो वो भी मिट्टी से ही बने हुए होते हैं। कहने का मतलब है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब उसको परिष्कृत ढंग से पका ली जाती है, अच्छे ढंग से पका ली जाती है, तो उसकी थोड़ा सा अन्य सामान्य मिट्टी से बने हुए चीज़ें से उसकी जीवन थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा समय तक उसका लाइफ मिल जाता है। माटी से बनने वाली चीज़ों की यह महिमा अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती है, क्योंकि माटी की चीज़ें हैं ही इतनी सहज सुलभ कि हम उनकी और आमतौर पर उतना ध्यान नहीं देते जितना किसी धातु या प्लास्टिक आदि से बनी चीज़ों पर। दिवाली जरूर एक ऐसा त्यौहार है जब माटी के दिए, माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और सज्जा की तमाम दूसरी चीज़ों की ओर हमारा ध्यान जाता है और आग्रह पूर्वक ही हम माटी से बनाई गई ये चीज़ें खरीदते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई और सब चीज़ों में मुझे यह पक्ष सबसे अधिक प्रिय लगता है। माटी के दिए की रोशनी पर भी एक अलग तरह से ध्यान जाता है। क्या यह सच नहीं है कि आज भी दिया या दीप कहते ही हमारे मन में माटी के ही दिए का चित्र उभरता है। लेखक बताते हैं कि माटी की जो चीजें बनी हुई है उसकी महिमा बहुत ज्यादा हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह लगता है माटी हर जगह उपलब्ध है और उसके बनाने में कुछ विशेष नहीं किया गया है। लेकिन सच बात है कि सहज और सुलभ दिखता तो है, लेकिन सही रूप से उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी अपना समय देना होता है और तब जाकर उन चीज़ों का निर्माण होता है। आज भी आप प्लास्टिक या अन्य धातु की वस्तुएं का उपयोग करते हैं, लेकिन जब दीपावली की बात करें, दिवाली की बात करें, त्यौहार की बात करें तो आज भी माटी के दिए और माटी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, सज्जा की तमाम दूसरी वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान जाता है और इस माटी से बनाई गई चीज़ों को हम खरीदते हैं। दिवाली से जुड़ी हुई सब चीज़ों के पक्ष में लेखक बताते हैं कि कम से कम इसी भाव में यह एक अच्छा काम होता है कि हम मिट्टी की वस्तुएं खरीदते हैं और कुम्हार के साथ और माटी के साथ स्वयं को जोड़ने में कुछ हद तक सफल हो पाते हैं। अगर मिट्टी के दिए की रोशनी की बात करें तो वह अलग मनमोहक रूप लिए हुए हम सबों को आकर्षित करती है और उस तरफ हम सबों का ध्यान जाता है। लेकिन एक बात वह स्पष्ट करते हैं कि अगर आज भी हम जब दिए की बात करते हैं, दीप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में वह मिट्टी का दिया ही बनता है, उसी का चित्र उभरता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
आपने इस पाठ के माध्यम से कुम्भकार और माटी और हम सबों का जीवन, आज का परिवेश, इन सभी चीज़ों से स्वयं को जोड़ने का एक प्रयास हम सबों ने किया। और आप भी अपने गांवों में जो कुम्भकार हैं उनसे बात करें और उनसे समझने की कोशिश करें, उनके कार्यों को समझने की कोशिश करें और इन चीज़ों को लेकर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनसे भी बात को साझा करें। आप बहुत कुछ एक समझ बन पाएगा और इन चीज़ों की महत्ता, माटी की महत्ता को भी आप समझ पाएंगे। तो पुनः मैं आपसे मिलता हूँ इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ। तब तक आप कुम्भकार, माटी और उनकी शिल्पकारिता को समझने की कोशिश करेंगे और अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।